अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूँ अरसलान कोकर। बजट आ गया, अब सूबाई बजट भी आना शुरू हो गए, सिंध का बजट भी आ गया, पंजाब का बजट भी पेश हो गया। तनख्वाहों में पंजाब ने 7% और पेंशन में 3.5%। ऐसा क्यों है जी? सिंध में तो तनख्वाहों और पेंशन में 7% का ऐलान हुआ है, और इतनी महंगाई के दौर में अगर पेंशन वालों को सिर्फ 3.5% मिलेगी तो उन बेचारों का क्या बनेगा। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान हो गया, 11.5% पे बरकरार रखा गया। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को एक बार फिर बढ़ाया गया। ये क्या गोरख धंधा है फिगर्स का, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। IMF ये कहता है जी तामीराती जो शोबा है आपका, उसका ऐलान करके आपने बड़ा गलत कर दिया। उस पर उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया, क्यों किया है इस पर भी बात करेंगे। FPCCI अलग बजट की तजावीज़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करिए। वो कह रही है जी ब्लैक इकॉनमी को फ़रोग़ दे रहे हैं। इकॉनमी या चल कौन सी रही है, वाइट हो या ब्लैक, तो हम ज़रा इस पर बात करेंगे। मईशत को वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं बहुत बड़ा रिलीफ पहुँचने वाला है अब इस अमन मुआहदे के साथ ही, तो ये भी हम ज़रा देखेंगे। इस्लामाबाद मुआहदे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसके सालिस के तौर पे साइन भी कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अब वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं ऐसा बजट आया है कि मुखालिफिन भी उसकी बुराई नहीं कर पा रहे। अच्छा, बड़ा मुश्किल है ये बात, चलें इस पर भी बात कर लेते हैं। बजट में है क्या क्या। IMF प्रोग्राम का तसलसल रखना था, तो हमने प्राइमरी सरप्लस का हदफ भी रख लिया 2%। ये प्राइमरी सरप्लस का हदफ कैसे रखा गया, ये अखराजात और कमाई इसको बैलेंस कैसे करना है। मालियाती खसारे में कह रहे हैं जी कमी हुई है। हुकूमत ने खसारा GDP के 3.6% तक महदूद करना उस पर उन्होंने मुकर्रर किया, जो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में थोड़ा बेहतर तस्वुर किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल जरीदे ये बातें कर रहे हैं। फिर मुआशी नमू का हदफ, यानी जो ग्रोथ है हमारी GDP में, वो 3.7 है और अगले साल 4% हो जाएगी, तो ये भी एक बेहतर है। तनख्वाहदार तबका जिस पर हम बात करते हैं हमेशा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिला है। कैसे मिला है? स्लैब्स में डिफरेंट उन्होंने कुछ उतार चढ़ाव किया है, वो क्या है उस पर भी ज़रा हम बात कर लेंगे। बास टैक्स स्लैब्स हैं उनमें कमी की गई है, तो कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। यानी पहले तो 50,000 जो कमाता था महीना, सादा अल्फाज में बता रहा हूँ, वो भी डरता था कि हमारे साथ पता नहीं क्या होने जा रहा है। अब ज़रा देखते हैं कि जो 50,000 कमाता है उसके लिए क्या है, जो लाख कमाता है उसके लिए क्या है। कम अज़ कम उजरत भी 40,700 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। पूरी होती है या नहीं, बारह मुकर्रर कर दी गई है हमने। और 35% टैक्स रेट की हद से 41 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपए सालाना की गई है। कुछ दरमियानी आमदनी वाले स्लैब्स हैं उसमें भी टैक्स शरह में कमी की गई है। हाई इनकम सेलर जो अफराद हैं उन पे इजाफी सरचार्ज को ख़त्म किया गया है। सुपर टैक्स का मामला था, उस पर भी मामला हुए। लेकिन ये जो मैं पूछना चाहता हूँ, महंगाई का ख़तरा, तरक्याती अखराजात में कमी, टैक्स का बोझ, ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मुझे घी दाल चावल किस रेट पे मिलेगा, आपको और मुझे पेट्रोल किस रेट पे मिलेगा। जो घर के किराए हैं, क्योंकि 70% से ज़ायद लोग पाकिस्तान में बेचारे किराए के घरों में ही रहते हैं, और जो दुकानदार किराए पर दुकानें ले ली हैं, पगड़ी पर हैं, दीगर मामलात पर हैं, और फिर वो तबका जो इन्हीं बिज़नेस कम्युनिटी में टैक्स नहीं देता है, उसके हवाले से भी मैं बात करूँगा। तो नईम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नईम सिद्दीकी साहब माहिर मईशत भी हैं और माहिर इक़्तिसादियात भी हैं, बहुत शुक्रिया। नौरीन गफ़ार साहिबा माहिर मईशत भी हैं, ख़ुद बिज़नेस वुमेन भी हैं, तो बहुत शुक्रिया दोनों का, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। नईम साहब, बजट आ गया, पहले ज़रा हम बात कर लें मोटी मोटी चीज़ों पर। ये आपका IMF खुश नहीं हो रहा सर, वो कह रहा है ये तरक्याती बजट में आपने क्यों इतना इजाफा कर दिया, क्यों नहीं खुश हो रहा? बहुत शुक्रिया अरसान साहब। तरक्याती बजट ही तो गवर्नमेंट ने जो है वो कम किया है। आप देखें कि जो एक डेफिसिट था फिस्कल को, तकरीबन उसका गैप पूरा करने के लिए 900 अरब रुपया सूबों ने ग्रांट दी है फेडरल को। अब जो ग्रांट सूबों ने दी है, वो सूबों ने भी तो अपने तरक्याती बजट जो है वो कम करके दी है। जैसे पंजाब का बजट जो था उसमें 520 अरब रुपया जो है वो उन्होंने फेडरल को दिया है, और अपना तरक्याती बजट शायद 1400 अरब से उन्होंने 700 कुछ अरब रुपया कर लिया है। तो IMF को तो खुश होना चाहिए कि यहाँ रोज़गार भी कम होगा, यहाँ पे तरक्याती काम भी नहीं होंगे, यहाँ नए अस्पताल भी नहीं बनेंगे, यहाँ कोई नए तालीमी इदारे भी नहीं बनेंगे, और लोगों को जो है जो फिर अगले साल
इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारी सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब भी गवर्नमेंट कट लगाती है ना, वो तरक्याती बजट के ऊपर ही कट लगाती है, क्योंकि यही एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि आवाम पे खर्च करनी होती है और आवाम पे खर्च नहीं होती। जनरेट होती है तरक्याती एम्प्लॉयमेंट, सारी एम्प्लॉयमेंट ही तो से जनरेट होती है। देखिए ना, एम्प्लॉयमेंट सारी जनरेट ही इसी में होती है। और यही अब देखें ना, अब तरक्याती बजट के लिए 1,000 अरब रुपया रखा है फेडरल ने, ठीक है। 900 अरब रुपया जैसे मैंने कहा कि सूबों से हुकूमत के पास आ गया, वो अपना जो फिजिकल गैप था उसको पूरा करने के लिए। तो IMF की तो ये शर्त पूरी होगी, तो मैं कैसे IMF कहता है कि आपने तरक्याती। अच्छा, बड़ा टेक्निकली देखें, पहले कहते थे कि सूबों और NFC अवार्ड को लेके बड़ा डिफरेंट काम करेंगे, चलिए वो नहीं किया, लेकिन सूबे खुद भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। सर इसलिए कि इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट की अगर आप देखें ना खर्चात, अब ये बजट जो है ना 18 खरब रुपए, यानी कि 18,000 अरब रुपए का बजट है, ठीक है जी। और उसमें से गवर्नमेंट की आमदन जब आप देखते हैं ना, वो है 15.2 ट्रिलियन रखी है जो टैक्स की आमदन है, रेवेन्यू जो FBR का है। इसमें से जैसे इस साल भी अभी तक तकरीबन 700-800 बिलियन का शॉर्टफॉल है, और जून के एंड पे मेरा ख्याल है कि इतना ये से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लास्ट ईयर भी इसी तरह शॉर्टफॉल था। अब अगले साल भी जब हम 15.2 ट्रिलियन रखेंगे और गवर्नमेंट कहती है हमने कोई नए टैक्स नहीं लगाए, और ख़ास तौर पे उन एरियाज़ पे जिन पे हम हमेशा बात करते रहते हैं कि इन एरियाज़ को टैक्स नेट पे लेके आएँ, और जिसको टैक्स नेट में लाने की गवर्नमेंट ने बिल्कुल कोशिश नहीं की, तो फिर कहाँ से टैक्स आएगा? फिर यही है कि वही इम्प्लीमेंटेशन होगी, लोगों पर ज़बरदस्ती होगी, और आप जैसे मेरे जैसे जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में है उन्हीं को स्क्वीज़ किया जाएगा। अब गवर्नमेंट का जो आमदन जैसे 50.2 ट्रिलियन है, 1727 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी से है, और तकरीबन 2,700-800 अरब रुपया आपका जो है ना दूसरे टैक्सेस होते हैं जो नॉन पेट्रोलियम पे मैं अलग बात करूंगा आपसे। नहीं, मैं आपको थोड़ी सी मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं नौरीन को भी इन करता हूँ, फिर आते हैं हम ये तरक्याती और अखराजात इन दोनों में ज़रा बात करते हैं। नौरीन साहबा, बजट आपके सामने है, मईशत को भी समझती हैं, बिजनेस भी आप खुद करती हैं, तो क्या रिलीफ है जी टैक्सेशन में? मेजर रिलीफ कोई नहीं एज सच नज़र आया, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी हैं। फॉर सैलरी क्लास को बहुत ज़्यादा उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, तो इनडायरेक्टली तो थोड़े बिजनेसेस को थोड़ा सा भर भी बहुत लिया था ना नौरीन साहबा, पिछले 2-1 सालों में सैलरी क्लास से कुछ ज़्यादा ही भर लिया था सर, बहुत ज़्यादा भर लिया था। और मतलब इतना खुशायन किस्म का बजट नहीं है, और चूंकि हमने बहुत ज़्यादा अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिखाए थे बिजनेस कम्युनिटी ने विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने के लिए, लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अभी तक भी कोई भी तरह से दूर दूर तक कोई भी चीज़ नहीं है। इसके अलावा एक बहुत अहम थी बात कि एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना था, जिसके ऊपर कोई चीज़ नहीं, क्योंकि अगर इसको ऑन अ वेरी बिगर पर्सपेक्टिव जब हम देख रहे हैं तो अगेन ये बजट भी इंपोर्ट लेड बजट ही है। तो हमारे पास जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जो बहुत ज़्यादा फोकस था, बहुत ज़्यादा बातें थी, उसके ऊपर कोई भी तरह की चीज़ हमें नज़र नहीं आई। और स्पेशली ख़वातीन के लिए कुछ भी स्पेसिफिकली इस दफ़ा बजट में कहीं कुछ नहीं है। हाँ, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड, जो हाइजीन से रिलेटेड ख़वातीन के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर रिलीफ है ज़रूर, लेकिन वैसे अगर बिजनेस की हम इंक्लूजन की बात करें तो इसके ऊपर कोई भी तरह से बजट इज़ ऑल साइलेंट ऑन इट। अच्छा, हम ज़रा ब्रेक डाउन भी कर लेते हैं। एक तो बड़ा बिजनेसमैन हो गया, एक मीडियम साइज़ का बिजनेसमैन हो गया, एक स्मॉल बिजनेसमैन हो गया, सेम वैसे ही अमीर आदमी, मीडियोकर पर्सन और गरीब आदमी। हम जरा इन 3 चीज़ों में डिवीजन करते हैं। एहसन मेहनती साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप भी हैं, हमारे मईशत भी हैं। थैंक यू एहसन भाई। एहसन मेहनती साहब, बजट आ गया, आपने देखा, आपके सामने है, क्या बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही है कि जी टैक्सेशन वाला बजट है, कोई आम आदमी को रिलीफ नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों में बेहतरी भी आई है, जैसे तनख्वाहदार तबका, उसको रिलीफ मिला है और ये बहुत ज़रूरी था। 2 सालों में उन्होंने इतना भर लिया जितना बड़े से बड़ा बिजनेसमैन नहीं भर सका। देखिए, यू आर राइट के टू दैट एक्सटेंट के जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो सुपर टैक्स की जो लेवी है उससे काफी ज्यादा परेशान था। तो एक डायरेक्शन मिल गया कि गवर्नमेंट जो उसने 10% से 8% किया, आई थिंक कि उसको काफी ज्यादा पॉजिटिव दिया जा रहा है। ओवरऑल कैपिटल मार्केट अगर आप देखें तो इस बजट के चक्कर में ये इस स्पेकुलेशन में 10,000 पॉइंट तक की तेजी मार्केट के अंदर आ गई है, और उसकी मेनली वजह यही है कि जो फेडरल बजट है
उसमें सुपर टैक्स जो है उसके अंदर एक्सपोर्टर्स को उसके अंदर से इस्तेस्ना किया है, और फिर उसके बाद जो अपनी 500 मिलियन का प्रॉफिट है उसको उस पर नहीं लग रहा, और फिर जाहिर है उससे ज्यादा अच्छा, फिर एक्सपोर्ट पर रीफाइनेंसिंग वाला मामला भी शुरू हुआ है। तो ये जो रीफाइनेंसिंग का भी आप सही कह रहे हैं कि 4.5% का जो रेट ऑफर किया है एक्सपोर्टर्स को, वो एक्सपोर्टर्स काफी इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री की जो मिनिमम टैक्स है वो 0.25% जो है वो दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो $4-5 बिलियन की आईटी की सर्विसेज एक्सपोर्ट है, जो रेमिटेंसेज हैं जो आएंगी आईटी सेक्टर की, जो हमारे लोग पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं वो भी रेमिटेंसेज लेकर आ रहे हैं। तो अभी सेफ्टी से कि जो नक्शा है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक जो एंगल है उसमें आप देखें तो हमने फाइनेंसिंग जो है बेशतर डायरेक्शंस में ली हुई है। एडीबी का अप्रूवल आज $700 मिलियन का आया है। हमने चाइनीज युआन के जो बॉन्ड्स हैं वो इशू किए हुए हैं, पेंडा बॉन्ड्स। फिर उसके बाद हम आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर भी हैं। तो एक अच्छा जो मिक्सचर हमें मिला है उसमें हमें जो हमारे जो लेवरेज जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम हुई है। लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि जो इस बजट के साथ साथ जो पीस डील हुई है ईरान के साथ, आई थिंक कि उसको भी हमें काफी ज्यादा गौर से असेस करना चाहिए कि उसमें ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल तकरीबन 15% जो है उसमें कमी आई है। और आई ऐसे में साहब एक चीज़ अगर मैं जरा आपसे पूछूं, डिप आया है ऑयल प्राइसेस में, आपने भी कहा हम भी देख रहे हैं, ये जो डिप आया है क्या इसके समरात इतनी भारी लेवी ड्यूटी को देखते हुए और ये जो इम्पोर्ट करने के साथ बड़े बड़े बिल आ जाते हैं, तो इसको देखते हुए क्या हम इसको कम होता देखेंगे पेट्रोल प्राइस? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल, पेट्रोल प्राइसेस जो है वो वीकेंड जो है गवर्नमेंट इसको असेस करके पेट्रोल प्राइसेस को कम करेगी। लेकिन 15% का मतलब ये है कि पेट्रोल प्राइसेस 50 पर लीटर जो है वो कम होनी चाहिए। लेकिन चूंकि पीडीएल लेवी जो है उसकी काफी ज्यादा बजट गवर्नमेंट ने किया हुआ है, लिहाजा वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो कोई मेजर जो है वो फॉल पेट्रोल की प्राइसेस में लोकल नहीं होगा। लेकिन बहरहाल अगर 10% भी गिरता है ओवर अ पीरियड, तो ये एक अच्छी बात होगी कि इन्फ्लेशन हम वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो 11.47% पर आ गई थी, ये इन्फ्लेशन वी कैन एक्सपेक्ट ये सेफली जो है ये सिंगल डिजिट के अंदर ट्रेड करेगी। अगर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं चाहूंगा जरा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे एहसन भाई मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। नहीं साहब, आपका इस पे व्यू चाहिए मुझे। लेवी की चले बात चल निकली है, खाली लेवी नहीं है ना, डीलर मार्जिन भी है और फिर हमारे 2-3 तरह के इस पे टैक्सेस और भी हैं। तो खाली लेवी के लिए परेशानी नहीं है ना, लेवी तो बहुत ज्यादा है, वो डीलर मार्जिन है, पता नहीं क्या क्या है। बिल्कुल डीलर मार्जिन है, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी है, इसके ऊपर सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है। देखिए 147 और 150 रुपीज़ के करीब एक्चुअल प्राइस होती है ऑयल की, उसके ऊपर आप ऐड कर लें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस तरह 70 रुपये एकदम ऑयल की प्राइस बढ़ी थी, उस तरह क्या 70-100 रुपये एकदम कम नहीं हो सकती? मेरा सवाल ये है। मैं उसके फिगर्स के चक्कर में नहीं जाता कि किसकी क्या प्राइस है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब पेट्रोल की प्राइस जो है वो एकदम आपने 70 रुपये बढ़ाई, तो क्या आप एकदम उसको उतना कम नहीं कर सकते? जबकि इस वक्त पेट्रोल ऑलमोस्ट उस प्राइस पे आ चुका है जिस प्राइस पे के वॉर से पहले था। अच्छा, ठीक है, अब $70-71 के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उस वक्त भी यही प्राइस थी ऑलमोस्ट। सवाल सर ये पैदा होता है कि हम जो अपने एक्सपेंडिचर्स हैं वो किस तरह कम कर सकते हैं। देखिए बिजनेस, जितने बिजनेस हैं ना वो सारे रिवॉल्व करते हैं ईज़ ऑफ डूइंग, जो उसका प्रोसीजर है उसके ऊपर कि उसकी यूटिलिटीज़ कितनी महंगी है, गैस की। अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज़ इन एनी यूटिलिटीज़ जो है जब हो जाता है तो आपकी जो कमिटमेंट होती है बाहर, तो आप तो साल की कमिटमेंट करते हैं, रेट फाइनलाइज हो जाता है, रेट फिक्स हो जाता है। ये लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, आप इनसे भी पूछें ना तो आपको पता चलेगा कि वो भी कितनी डिफ़िकल्टी होती है इंटरनेशनल मार्केट में जब वो कम्पीट करके माल बेचते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि पाकिस्तान की इजाज़तदारी या जहाँ मर्जी चाहे पाकिस्तान का माल पी, ऐसा नहीं होता। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप इंटरनेशनल माल। देखें हम पिछले 20 साल से ग्रो ही नहीं कर पाए,
आज हम टेक्सटाइल की अक्सर बात करें तो हमारी 16 बिलियन डॉलर की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, लेकिन अफसोस वाली बात उसमें ये है कि ये इंपोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट है हमारा ऑलमोस्ट 60 to 65% जो है मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग कॉटन जो आपके पास पहले 16 मिलियन बेल होती थी। तो अब केमिकल यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल तैयार कर सकता है उसको कोई। अच्छा, वो सारी चीज़ें आपने ख़त्म कर दी, केमिकल आप ऐसे मंगाते हैं सब, और फिर आप एक्सपोर्ट क्या करते हैं? आप उसका वैल्यू एडिशन उतनी करते नहीं है जितनी करनी चाहिए। आपकी गारमेंट्स की एक्सपोर्ट चेक कर लें कितनी है, आपकी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट कितनी जाती हैं, आप टॉवल से और धागे से बाहर ही नहीं निकले अभी तक। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है हुकूमत को, और ये जो एक्सपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो है सारे, इनको कॉन्फिडेंस में लेके बैठना है। ब्रेक से आते हैं इसी पे ज़रा बात करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसके नंबर्स पे बात करनी है। ज़राअत के लिए क्या है, इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का कोई ऐसा हम देख सकते हैं फीचर हो सकता है इस बजट में, क्योंकि हम IMF के एक ऐसे प्रोग्राम में जहां सब्सिडीज़ देना एक जुर्म करार दिया गया IMF की तरफ। नौरीन साहिबा, पहले ज़रा यही लेवी ड्यूटी पेट्रोलियम के ऊपर, खाली लेवी ड्यूटी नहीं है, अभी 3-4 तरह के टैक्स तो नईम साहब ने भी बता दिए, प्रीडीलर मार्जिन है, पता नहीं क्या क्या है। तो पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, 75 बैरल पर डॉलर आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं 78 पर बैरल पर आई हुई है। मुख्तलिफ ऑयल के मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, लेकिन अब 80 से नीचे ही हैं, तो इसके कुछ समरात हमें तो नहीं मिल रहा है। सर एवरीथिंग टेक्स टाइम, तो इसमें समरात हमें हमेशा कभी भी जल्दी नहीं मिले। जब कम होने वाली होती हैं चीज़ें तब हमें बहुत आराम से मिला जाता है, और जब बढ़ती हैं तो हमें फ़ौरन विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स जो है ना इसकी ऐलान हो जाता है कि अब जो है आपकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। और जो इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इसका इम्पैक्ट हम पे आए, क्योंकि कमी का इम्पैक्ट अभी तक इट टेक्स टाइम कि कमी आएगी। कमी में हमेशा लेट होती है, लेकिन जब तेज़ी होती है तो उसमें हमेशा फटाफट से एंट्री मारते हैं कि फटाफट आप हर चीज़ बढ़ा देते हैं। अभी तो अनाउंसमेंट की सिर्फ आवाज़ आती है तो हर चीज़ जो है ना बढ़ जाती है, चीज़ें रोक देते हैं, मिल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो उसका इम्पैक्ट हमारे जैसे स्मॉल बिजनेसेस, जैसे आपने कहा ना कि 3 कैटेगरीज, तो हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उसको सबसे ज़्यादा इसका हिट पड़ता है, क्योंकि वो रूटीन में चीज़ें ख़रीद रहा होता है और वो रूटीन में बड़ी मेहनत के साथ उसका एक बेस बनाया होता है उसने, और उसकी प्राइस उससे मैनेज उस तरीके से नहीं होती, क्योंकि बड़े बिजनेसेस फिर भी दे हैव एपेटाइट कि वो उसको थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो छोटा बिजनेस है वो बिल्कुल जो प्राइसेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिस तरह से बढ़ रहा है, इट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी कम्बरसम फॉर द स्मॉल बिजनेस टू इट, मतलब सांस लेना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, नेवरदलेस के बजट अच्छा मिक्स आया है, द सेंटिमेंट्स आर वेरी मिक्स, कि कुछ जगहों पे रिलीफ है, जैसे फिक्स टैक्सेशन की जो पॉलिसी वो ले आए हैं फॉर सम बिजनेसेस, तो उससे बहुत सारे बिजनेसेस को एक तरह से रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन उसमें एक शिक जो आ गई, 1% आपको जमा कराना है, तो वो 1% जो 20 करोड़ कमा रहा है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज मनी। क्या वो देने के लिए तैयार है वो? तो इसके ऊपर अभी ना इसकी एग्जीक्यूशन के जो मामलात हैं उसको बहुत क्रिटिकली देखना है कि वो किस तरह से टैक्स नेट को बढ़ाने में वो हेल्प करेगा। लेकिन ये स्कीम बहुत अच्छी है जो फिक्स्ड वाली उन्होंने की है, जिसमें बहुत ज़्यादा हम अपने लोगों को टैक्स नेट में ला सकते हैं। लेकिन हाउ विल दैट मैकेनिज्म वर्क, उसकी कैसे ड्यू डिलिजेंस होगी, वो इट इज़ येट टू बी एक्सप्लोर्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा मसला। देखिए, ये जो 20 करोड़ कमाने वाला इसमें मामला नहीं है, 20 करोड़ की टर्नओवर की बात हो रही है, और टर्नओवर के ऊपर 1% टैक्स है, यानी कि जिसका टर्नओवर जो होगा पूरे साल में 20 करोड़ होगा वो 1% टैक्स देगा। अब उसका प्रॉफिट कितना होता है वो सारे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो ट्रेडर है उसका मार्जिन ही 4-5% है, उसमें से वो अगर 1% टैक्स दे देता है तो बाद में, अभी देखें ये स्कीमें पहले भी 30-40, लेकिन सर इसमें आपको थोड़ा सा मैं काटूंगी इस चीज के अंदर कि उस पर फिर ऑडिट भी तो नहीं हो रहा ना आपका, अगर आप 1% टैक्स दे रहे हैं। ये अभी टू अर्ली बहुत सारी चीजें, अभी ये टू अर्ली है, अभी इस स्कीम को आगे आने दें, क्योंकि उसमें सेल टैक्स की चीज़ें काफ़ी, लेकिन लेट्स सी, एक अच्छी स्कीम आई है और ताजर बरादरी ने इसको एक्सेप्ट किया है। बड़ी मुश्किल से आपने किसी चीज़ को अच्छा कहा, नहीं, लेकिन पुरानी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पुरानी जितनी भी ताजर स्कीमें आई हैं
वो आसान ताजर स्कीम आई और बहुत सारी आई। सबसे बेस्ट जो आज तक आई है ना वो सेल्फ असेसमेंट स्कीम आई थी, वो सबसे अच्छा, एक बेहतर आप थी। तो जिक्र कर रहे थे वो किसी टैक्सेशन को लेकर, हाँ, क्या अब था? देखिए सर टैक्सेशन का सबसे बड़ा इशू अब बजट की बात करें, अभी बजट का फाइनल जब फाइनेंस बिल के फाइनल अप्रूव होगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अब ऐसी आ रही हैं। देखिए बिजनेसमैन की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लिक्विडिटी। अभी मैं देख रहा स्टील सेक्टर को देख रहा था कि उनके ऊपर पहले तो ये किया है कि उनका 2,15,000 पर टन जो है ना वो सरिये का रेट था, 18% वो GST देते हैं इंपोर्ट के ऊपर। अब उन्होंने ये कह दिया कि अब 30 रुपये पर यूनिट आप जो है ना बिजली का इसके बिल में देंगे। अब वो 30 रुपये पर यूनिट जो बनता है वो 1 टन 810 यूनिट का होता है, 24,000 रुपये बनता है। मतलब अगर कोई 20 टन की प्रोडक्शन डेली करता है तो वो तकरीबन 4,80,000 रुपये जो है वो देगा एवरी डे। और वो पैसे जो हैं वो कहते हैं हम साल के एंड पे जाके डिजिटल इनवॉइसिंग जब होगी तो उसमें आपका तो इतनी लिक्विडिटी जो है वो किसके पास होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके ये जो अच्छा, ये इस पे मैं 30 रुपये एक मिनट दीजिए। 30 रुपये पर यूनिट जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, वो तो सारी स्टील मिलें बंद हो जाएंगी, वो काम ही करना बंद हो जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक एग्जाम्पशन 46A में 153 इनकम टैक्स की एक एग्जाम्पशन होती है कि जिसमें आप जो है इनकम टैक्स जो है वो उसकी आपको डिपार्टमेंट जो इंपोर्टर होता है उसको सेल के ऊपर डिपार्टमेंट 153 का इनकम टैक्स का एग्जाम्पशन दे देता है, तो वो आप उसमें इनकम टैक्स पे नहीं करते। अब इस बजट में ये हुआ है कि जितनी AOPs और इंडिविजुअल हैं उनकी एग्जाम्पशन ख़त्म कर दी। अब मुझे बताएं कि 85% जो पाकिस्तान में कंपनीज हैं वो AOPs इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे होते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह चला रहे होते हैं। जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो 15-20% के दरमियान है। अब मुझे बताएं कि इतनी डिस्क्रिपेंसी है, आपने इतनी डिस्पैरिटी कर दी कि आपने कहा जी जो कॉर्पोरेट कंपनीज है उनको तो हम ये एग्जाम्पशन देंगे, लेकिन जो AOP जो इंडिविजुअल है उनको हम एग्जाम्पन नहीं देंगे। भाई ये किस तरह हो सकता है? ये इंतहाई इंपॉर्टेंट मामला है। मैं चाहता हूँ कि ये नॉट फॉर द वन कंपनी, ऑल AOPs के ऊपर अगर ये बंद किए तो कैश फ्लो के बहुत मसले। ये जो अभी नईम साहब फरमा रहे हैं दोनों चीज़ें, एक तो बिजली के बिल के ऊपर 30 रुपये वाला पर यूनिट और ये AOP वाला मामला, ये चीज़ें कम से कम गवर्नमेंट अगर बेहतर कर रही है, टैक्सेशन को सहल कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यही चीज़ें तो चाहिए होती हैं कि आप जो बिजनेस करें वो डरे नहीं, घबराए नहीं। यू आर राइट टू दैट एक्सटेंट के जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है आई थिंक ये इम्पैक्ट करती है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि जो 18th अमेंडमेंट के थ्रू प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी की तरफ हम गए उसमें अब 35% तक वो जो हमने इसको कम कर दिया है शेयर को। आई थिंक कि उसको फेडरल गवर्नमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है डेवलपमेंट, और फिर जो तरजीहात प्रोविंशियल लेवल पर भी होती हैं उसमें चूंकि बहुत सारी डाइवर्स पॉलिटिकल पार्टीज होती है तो उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो फोकस एक पर्टिकुलर सेक्ट को करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी PDL के अलावा, अगर हमें बजट बैलेंस करना था। इस वक्त आप देखें तो करंट अकाउंट सरप्लस है तकरीबन $500 मिलियन का, और फिर इसके बाद मई महीने का, और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा ट्रेडिशनल जो प्रोविंशियल लेवल पर हम डेफिसिट देख रहे हैं सिंध के अंदर भी, तो आई थिंक कि ये चीज इंडिकेट ये करती है कि प्रोविंशियल लेवल पर भी टैक्स कलेक्शन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब जाके PDL अगर हम नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे ओवरऑल जो बजट डेफिसिट है जो हमने देखा कि अब हम वो सरप्लस की तरफ आ रहे हैं, और फिर जो प्राइमरी सरप्लस की रिक्वायरमेंट है IMF की उसको पूरा करने के लिए ये लेवी लगाना कुछ लाजमी बन रही है। और IMF का जो है अपनी एक कंपल्जन है कि इसकी मद के अंदर हम टैक्सेशन को ऑब्टेन करें अगर हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो टैक्स बेस है वो ज्यादा नहीं है, और टैक्सिंग द टैक्स का जो प्रॉब्लम है उसमें हम सैलरी क्लास को अगर हमें रिलीफ देना था तो ये PDL को हम टच नहीं कर सकते। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास चॉइसेस बहुत ज्यादा कम है। IMF जो है काफी स्ट्रिक्ट है टैक्स कलेक्शन की मद में, और अब जब 15 ट्रिलियन का हमें हदफ मिला है टैक्स कलेक्शन का और हमारी जो कलेक्शन है वो 12 बिलियन नहीं हो पा रही, तो अब इस वक्त बहुत बड़ा टारगेट गवर्नमेंट का है। अच्छा ऐसे में सब सॉरी बात काट रहा हूँ, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार होती है इसको किसी खाते में नहीं गर्दानते, हालांकि ये भी गरीब आदमी कोई चीज़ खरीदे, मैं आप कुछ भी खरीदें खाएं पिएं हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं, उसका कोई रिटर्न भी नहीं है।
देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन हमने छोड़ा नहीं है, क्योंकि इन्फोर्समेंट जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है। हमने स्मॉल बिजनेसेस को 25,000 रुपए के टैक्स की हद से उन बिजनेसेस को भी लेकर आए हैं जो कि बहुत ज्यादा टैक्सेशन हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो हमारे पास जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है टैक्स बेस को बढ़ाने के, या फॉर एग्जांपल जो जिससे हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उससे ट्रू या जेन्युइन जो है टैक्स उससे कलेक्ट कर सके। तो अनफॉर्चुनेटली फिर हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाना पड़ता है, जो कि पूरी दुनिया में उसको डिस्करेज किया जाता है। वो रिग्रेसिव टैक्स होता है, उसके अंदर यूजुअली जो कॉमन मैन है उस पर टैक्स ज्यादा पड़ जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्स ऐसा होता है जो आप डायरेक्ट टैक्स ले और वो जेन्युइन टैक्स लें। अब ये जो हम नई स्कीम्स लेकर आ रहे हैं उसके अंदर है, क्योंकि हम और जनरली जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, तो अब हमने बिजनेसेस को ऑप्शन दिया है कि वो ऑप्ट करें 25,000 रुपए टैक्स में। और ये ऐसे भी लॉयर्स होंगे, इसमें ऐसे भी प्रोफेशनल्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे जो एक पेशेंट से वो 25,000 रुपए प्रॉफिट बना लेते होंगे, या फॉर एग्जांपल उनकी फी चार्ज होगी, बट वो भी 25,000 रुपए साल का टैक्स देंगे। तो टू अनफॉर्चुनेट है कि हम जो है वो फेयर सिस्टम क्योंकि लेवी नहीं कर सकते, तो हम एक ऐसे सिस्टम को लेकर आ रहे हैं जहां पर हमारी टैक्स बढ़ाना हमारी मजबूरी, और वहां पे उन लोगों को जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट करते हैं, यानी कि उनको कम टैक्सेशन में उनकी जान छूट रही है। तो ये भी थोड़ा अनफेयर सिस्टम है, बट जाहिर है इसमें अगर हमने सैलरीड क्लास को कुछ बेनिफिट दिए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर में एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको हमने बेनिफिट दिए हैं, उसके अंदर हमने सुपर टैक्स खत्म कर दिया है, या फॉर एग्जांपल उनकी मिनिमम टैक्स खत्म कर दी है। तो ऐसे लोग भी हैं जिनको इस बुनियाद पे बेनिफिट मिल रहा है, जिससे हम डायरेक्ट टैक्स ले सकते हैं, और हम उनसे टैक्स नहीं ले रहे, और हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है उसकी भरमार लगाई हुई और पीडीएल को हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ की अपनी कंपल्जन है कि टैक्स कलेक्शन के हदफ हमने पूरे करने। ठीक हो गया, नईम साहब खुश नहीं है सर, फिर दोबारा। ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। देखिए, अब तो डिजिटल का दौर है, हर चीज़ जो है कंप्यूटराइज हो गई है। आप एक क्लिक पे हर बंदे की जायदाद है, उसकी गाड़ी है, उसको चेक कर सकते हैं। तो मेरा मतलब है कि आप वाई डोंट यू चेक फ्रॉम देयर वेल्थ के ये किसके पास कितनी वेल्थ है। अगर वो टैक्स रिटर्न नहीं दे रहा है, जैसे आज था कि जिनके पास 700 अरब रुपये जमा हैं और वो लोग रिटर्न ही नहीं दे रहे, तो गवर्नमेंट के लिए तो ये तो कोई सर रीज़न नहीं है ना कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगा दें इसलिए कि आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। आप 50 अरब के लिए आपने पूरे पाकिस्तान के ट्रेडर्स के ऊपर जो है वो एक स्कीम लेके आ गए हैं। उससे कलेक्शन कितनी होनी है? 50 अरब रुपया। 800 अरब रुपये का आप एक एग्रीकल्चर का सेक्टर है जिसमें आपने इस साल को बात ही नहीं की है, कोई टैक्स लगाने की बात ही नहीं की है। तो सर देखिए, जब टैक्स को गैर मुनसिफाना टैक्स का जो निज़ाम अगर इस तरह करना है तो फिर तो FBR को ख़त्म कर दें और पूरे मुल्क में इंडायरेक्ट टैक्सेशन का निज़ाम दें। देखिए, बड़ा आसान है। जितने डॉक्टर्स हैं, ये प्रोफेशनल जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनको इम्पाउंड कर सकते हैं इस तरीके से कि उनकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है, अगर एक आदमी अपनी रिटर्न ही शो करता है 6 लाख रुपए और उसके ऊपर प्रॉपर्टी है 50 करोड़ की, तो उसको तो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ना, बजाय इसके कि आप कहेंगे जी हम जो है ना पूरे 25 करोड़ आवाम के ऊपर टैक्स लगा दें। देखिए, टैक्स का निज़ाम पूरी दुनिया में है, टैक्स अवॉइडेंस भी पूरी दुनिया में होती है, ऐसा नहीं कुछ नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज आप देखें टैक्स का रेट कम करें, आप देखें खुद ब खुद लोग टैक्स नेट में आएंगे। आप सारे शोबाजात को टैक्स नेट के अंदर लेके आएँ और इक्वल पैरिटी के ऊपर आप सबको रखें। जो आपकी मिनिमम टैक्स तो टैक्सेबल है, आप उसको टैक्स लगाएं। आप ये करेंगे कि पिक एंड चूज करेंगे कि आप सिस्टम्स पे ज़्यादा बात कर रहे हैं। हाँ, तो वही है ना सर, असल सिस्टम तो देखिए हमारा तो एवरीथिंग टर्मिनेट एट FBR, बिकॉज FBR पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कमाऊ डिपार्टमेंट है, उसी पे हुकूमत भी डिपेंड करती है और उसी पे हमारी जो मैशत भी डिपेंड कर रही है। और तो आप बताएं ना कौन सा अदर सोर्स ऑफ इनकम है FBR के अलावा। तो FBR का निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाए, टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर हो जाए, और वो जो 25 करोड़ आवाम में थे, अगर सिर्फ 60 लाख लोग जो है रिटर्न देते हैं और जिसमें से 20-25 लाख लोग नील की रिटर्न देते हैं, तो ये 1 करोड़ भी रिटर्न आपके पास आ सकती है। सिर्फ लोग को, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एकदम एक स्कीम लेके आते हैं, ये एग्जाम्पशन ख़त्म हो गई, ये टैक्स लगा दो, इस पर 50 रुपये लगा दो, इस पर 30 रुपये लगा दो। जब ये आप करेंगे तो लोग खौफ में चले जाएंगे और बिजनेसेस बंद होना शुरू हो जाएंगे। हमें इस मुल्क में बिजनेसेस बंद नहीं करने, हमें मुल्क में बिजनेसेस को ठीक हो गया। मुझे बस एक मिनट साहब, इस पे आपका व्यू, दोनों हजरात जो बात कर रहे हैं। सर, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो तजवीज़ दी गई थी कि एंटिटी अलग बनाए, एग्जीक्यूशन की अलग, और जो उसको डेवलप करे बिजनेस मॉडल, जो
की डराइव कर रहा है टैक्सेशन की, उसके ऊपर काम तो हुआ है, लेकिन एग्जीक्यूशन अब सेल्फ असेसमेंट वाला जो मामला है और कितने हम ऑनेस्ट होंगे, अब ये बिजनेसेस के ऊपर भी डिपेंड हो गया है। और इस पे जो अभी तक मार्केट में जो हमारी डिस्कशन हुई है विद द कंसर्न अथॉरिटीज, उसमें वो कह रहे हैं कि AI बेस्ड असेसमेंट होंगी। अब ये एक बहुत ही क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होने वाला है आगे चलते दिनों के अंदर। रीजन बीइंग कि एक तरफ FBR के लोग आते थे आपके पास, लेकिन वो करते थे एनालिसिस, वो करते थे सारी चीजें। अब जब आप पैरामीटर्स दे देंगे AI को और AI आपके लिए जब एनालिसिस करेगा तो उसको कैसे रिपरकशंस, तो इसलिए बहुत ही मिक्स सेंटिमेंट्स हैं इन द मार्केट। कुछ खौफ है और मेरा ख्याल है खौफ ज्यादा है कि अगर ये हुआ तो ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज जरा कुछ रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ बेहतरी इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरा, ये जो 11.50% शरह सूद बरकरार है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और महंगाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सोलर सिस्टम्स हैं, बाकी मामलात हैं। हसन मेहंदी साहब, ज़रा इन चीज़ों पर बड़ी ज़रूरी, ये जो महंगाई है, शरह सूद 11.50 पर बरकरार, यानी 11.5 पर बरकरार रखी है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा सर? इस तरह तो पैसे दोबारा से बैंकों में जाना शुरू हो जाएंगे, और जो हमने पहले देखा था जब शरह सूद बढ़ रही थी, तो मार्केट का क्या होगा? मार्केट में अगर पैसा रोलिंग नहीं करेगा तो फिर कारोबार और ये सब चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी। देखिए, चूंकि अब ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल जो है वो कम हो रही हैं, और जाहिर है आपने भी देखा होगा कि 15% तक इसमें कमी आई है। ये डील जो पीस डील साइन हुई है, तो आने वाले वक्तों में जो पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये सिंगल डिजिट की तरफ चली जाएगी। और इस वक्त तो जिस तरह से ऑयल प्राइसेस गिर रही हैं और जो गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन है, तो हमें तो नजर आता है ये इन्फ्लेशन 0% पर भी चला जाएगा। अब इन्फ्लेशन अगर फॉर एग्जांपल 0% पर चला जाता है तो सूद जो है, शरह सूद, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 4-5% पर आने वाले वक्तों में 2027 के एंड तक हम देख लेंगे कि ये चला जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट में इतनी ज्यादा कमी आएगी तो कैपिटल मार्केट भी जो है काफी ज्यादा जो है वो तेजी दिखा सकती है। बट ये सारी जो प्रेडिक्शंस हैं या जो एक्सपेक्टेशन है वो इस बेसिस पर है कि जो ये पीस डील है इसका सक्सेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी ऐसी नुकात लिखे हुए हैं जो कि प्रैक्टिकली नजर नहीं आता, जिस तरह से जिस तरह से ये तनाज़ात चल रहे थे, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इसका सक्सेस होना अगर पॉसिबल होता है तो हम इन्फ्लेशन को जो है कम होते हुए देखते हैं और कैपिटल मार्केट को बढ़ते हुए देखते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम होते हुए देखते हैं। और जाहिर है अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं तो गवर्नमेंट का जो रीफाइनेंस की जो कॉस्ट है, जो इस वक्त हम 10% तक देख रहे हैं और 8 ट्रिलियन तक का हदफ है कि ये रीपेमेंट की तरफ जाएगी। जो इंटरेस्ट रेट पेमेंट है, गवर्नमेंट बोरो है, तो आई थिंक ये जो कॉस्ट है ये 8 ट्रिलियन से कम होकर 4-5 ट्रिलियन पर आ सकती है, जिससे सिग्निफिकेंट फिस्कल जो है वो सरप्लस आ सकता है। अगर फिस्कल अकाउंट में सरप्लस आता है तो ये जो हम देख रहे हैं कि प्रोविंशियल लेवल पे जो कटौती हुई है, वो कटौती जो है उसको गवर्नमेंट भी एबल्ड के वो फंड भी कर सके उसको एक लेवल पर आकर। तो ये तो सारे जो फेडरल बजट बना है ये सारे उस तनाज़े के बेसिस पे बना है कि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। तो अब अगर मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है और पीस डील इफेक्टिव हो जाती है, और इफेक्टिव का मतलब सक्सेसफुल हो जाती है, तो ये सारे सिनेरियो जो है वो हमारी पाकिस्तान की फेवर में आ जाता है। और चूंकि शरह सूद कम होगी तो जाहिर है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आएगी, और जो ग्रोथ गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट की 4% पे ये 8% भी हो सकती है। तो कहने का मकसद ये कि इट्स टू अर्ली टू से, बट चीजें जो है वो राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। अब हमें ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगी, वो सिर्फ गिरते हुए नजर आएंगी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है उसके अंदर हम देखेंगे गवर्नमेंट की कलेक्शन भी बढ़ सकती है और इससे फिस्कल सरप्लस भी आ सकता है। और जो हमारे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है जो गवर्नमेंट को बेयर करनी पड़ रही है उसके अंदर भी खातिर का कमी आ सकती है वक्त में। तो वी आर जस्ट लुकिंग के सिल्वर लाइनिंग किस तरफ है, और फिर जो गवर्नमेंट की इंटरनेशनल डेट भी जो लेने की कॉस्ट है वो भी हम देख रहे हैं कि पेंडा बॉन्ड के अंदर जो हमें सक्सेस हुई तो इंटरेस्ट कॉस्ट गवर्नमेंट की काफी ज्यादा कम हो रही है। तो सिनेरियो बहुत अच्छा नजर आ रहा है गोइंग फॉरवर्ड, एज लॉन्ग एज ये मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है ये संभल जाए और आई थिंक ये इफेक्टिव हो जाए पीस डील, तो फिर ओवरऑल जो है पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज हैं ग्रोथ के वो रिजॉल्व होते हुए नजर आ। ठीक हो गया नईम साहब, प्राइमरी सरप्लस की भी बात हुई थी, IMF की बुनियादी शर्त भी थी कि चीज़ों को बेहतर करें, अखराजात को कम करें और अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। तो ज़रा इस पर, और ये जो महंगाई है 11.50% पे अभी शरह सूद है, तो क्या इन सारे इकदाम से महंगाई कंट्रोल हो जाएगी?
सर जी, इससे तो महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। इन्फ्लेशन जब भी थोड़ा सा गवर्नमेंट देखती है बढ़ता है तो एकदम गवर्नमेंट शरह सूद को बढ़ा देती है। जो शरह सूद को बढ़ता है ना सर, उससे देखिए बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब 1% अगर शरह सूद बढ़ाया है तो 522 अरब रुपया गवर्नमेंट को एडिशनल सूद की मद में देना पड़ता है। अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है इस 7,800 अरब रुपया गवर्नमेंट ने इस बजट में सूद की मद में रखा हुआ है। जब आप जो है अब इन्फ्लेशन 11% इस वक्त तो गवर्नमेंट खुद कह रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मार्केट में जाएं तो आपको पता चलता है कि इन्फ्लेशन है कितना। आपको कल एक मिनिस्टर साहब की मैं बात सुन रहा था, वो शायद आप भी सुनेंगे तो आप शायद हंसेंगे या अफसोस करेंगे। वो कह रहे हैं कि 8,230 रुपये जो हमने रखा है ना कि वो आदमी गरीब नहीं होता, वो ये है कि वो पूरे महीने में 2300 कैलोरीज जो है ना खा सकता है, चाहे वो सब्जी की फॉर्म में खाए। अब देखिए वो इतनी अफसोसनाक सी वो बात थी कि उसकी कुछ समझ नहीं आई कि क्या बात है, यानी कि क्या बंदे की ज़रूरत खाली रोटी खानी है, वो है क्या बात हुई है। और जब इस किस्म की बातें हों तो आप मईशत में तो कोई बात कर ही नहीं सकते सर। देखें 266 रुपये 17 पैसे पर लीटर पेट्रोल था ये जंग से पहले जी। आज आपका पेट्रोल अगर 400 रुपये के करीब है तो आपको फिलहाल इमीडिएटली अगर रिलीफ देना है तो आप पेट्रोलियम लेवी को भी नीचे लेके आए और आप पेट्रोल की कीमत के तब हम कहेंगे कि हाँ जी आपने इसको बेहतर किया। आप इसी तरह गैस की प्राइसेस को भी देखें। उसके बाद आने वाले दिनों में ईरान के साथ जो अब तल्लुकात अल्लाह करे हमारे ये वॉर बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारे तल्लुकात जो हैं वो इस लेवल पे चले जाएँ कि हमारी बायलैटरल ट्रेड जो है वो ज़्यादा हो जाए और गैस पाइपलाइन कंप्लीट हो जाए तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो सर इन टोटलिटी में देखिए आपने अभी प्राइमरी सरप्लस की बात की। प्राइमरी सरप्लस होता क्या है? वो होता यह है कि गवर्नमेंट के अखराजात जो हैं गवर्नमेंट की आमदनी से मतलब है कि कम हो गई, यानी कि आमदनी बढ़ गई। यहाँ तो सर सूरत ये है कि आपकी 20,000 अरब की आमदनी है और 30,000 अरब आपका खर्च है। आप देख लीजिएगा कि 12 से 15,000 अरब आप इस साल बैंकों से फिर लोन लेंगे। अगले साल इसी वक्त हम बैठे होंगे, आप पिछले 10 साल का एनालिसिस निकाल के दे दें। मकसद क्रिटिसिज्म नहीं है, मकसद ये है कि इन चीज़ों को गवर्नमेंट कैसे बेहतर कर सकती है। गवर्नमेंट देखें, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट टू डू बिजनेस। एक बात तो यही बात याद रखें। दूसरा ये तो फिर इससे तो उनको ये जो जितनी जी काम कर रही है बिजली की कंपनियां प्राइवेटाइज बिल्कुल करनी चाहिए। और देखें जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड नहीं करते, एक इंडिविजुअल जो होता है ना वो 24 घंटे काम करता है, उसका एक ही काम होता है बिजनेस। आप किसी जाके फैक्ट्री वाले बंदे से पूछें तो सही कि उसको रात को नींद आती है कि नहीं आती। चाहे जो भी है वो आपकी इकोनॉमी में शेयर डाल रहा है, वो पैसा भी कमा रहा है, इकोनॉमी में रिवॉल्व कर रहा है। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। चीज़ अब एहसन मेहंदी साहब, एम्प्लॉयमेंट के लिए जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसे मेजरमेंट्स लिए हो इस बजट में, अगर शॉर्टली कुछ बताना चाहें? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% को तजावुज कर गया है और अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं उसमें ग्रोथ जो है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी 4% पर है तो जाहिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी 4% पर है। तो बहुत सारी चीजें जो है हमें खुद डिपेंडेंट होना पड़ेगा इस मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के रिजॉल्व होने पे कि वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ा के ग्रोथ को उस लेवल पर लेकर जाए जिसपे एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो सके। अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है वो सर्टेन इंडस्ट्रीज को किया है, जैसे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है एज सच कि जो अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो कम करने की कुछ इकदाम जो है वो सामने नजर आए। बस यही हमें नजर आ रहा है कि जो ऑप्शन जो गवर्नमेंट ने रिलीज की हैं सर्टेन सेक्टर्स के अंदर, जिस तरह से एक्सपोर्ट सेक्टर है या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स जहाँ पर सुपर टैक्स है उसको 10 से 8 किया है, तो आई थिंक कि वहां पर कुछ गुंजाइश बन सकती है उन कंपनीज की कि जहां पर वो एक्सपेंशन की तरफ जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्लान्स IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हम नहीं दे पा रहे जहां पर हम सब्सिडीज दें और पर्टिकुलर सेक्टर को सपोर्ट करें ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि ऐसे मामला जो हैं जहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके वो मामला डिस्कस फेडरल बजट के अंदर हो ही नहीं है और आई थिंक कि उसके अंदर साइलेंस जो है गवर्नमेंट ने इख्तियार। ठीक हो गया। शॉर्ट सा नईम साहब आपसे एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल जी, एम्प्लॉयमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही इस मुल्क में इस वक्त जो है ना एम्प्लॉयमेंट की कमी है। और हमारे पास 14 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है और दे आर लुकिंग फॉर द जॉब्स। और उसमें IT का सेक्टर है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, ट्रेड का सेक्टर है, इंडस्ट्री का सेक्टर है। देखिए बहुत सारे सेक्टर हैं, इनमें जॉब क्रिएशन, जैसे मैंने पहले कहा ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, वो जॉब क्रिएट करे। जितना
प्राइवेट। अब देखिए अभी आपने बात की थी रियल एस्टेट की, तो आपने वो बीच में रह गई। अब रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 4-5 साल से स्टेगनेट है, उसमें कुछ नहीं हो रहा। अब ये ऐसा सेक्टर है जो इंडस्ट्री को भी चलाता है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। जुड़ी हैं उसके साथ। हैं जी, इसके साथ 40-50 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं और वो इंडस्ट्री को भी चलाता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है और इंजीनियर तक। जी जी, हम जरा मजीद बात भी कर ले। बहुत शुक्रिया नईम सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच। एहसन मेहनती साहब का बहुत शुक्रिया। नौरीन गफ्फार साहिबा हमारे साथ रही, उनका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते पीर के रोज़ फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।